स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम देखेंगे एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है। अब पहली चीज की इसके बारे में हम बात कर क्यों रहे हैं, बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड सम ऑफ द एनिमी प्रॉपर्टीज एंड आफ्टर आइडेंटिफिकेशन दे स्टार्टेड वैल्यूएशन कि इसका कितना वैल्यूएशन है, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा आगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये न्यूज आइटम आया कहां से। दैट इज कर्नाटक बिगिंस वैल्यूएशन ऑफ 24 एनिमी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग 6 इन बेंगलुरु, है ना। तो अब पहली चीज तो ये आई कि एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है, देखते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया रेफर्स टू, किसे कहेंगे। देखो यार, एक चीज तो आप समझ जाओ कि इंडिया के लिए एनिमी दो ही कंट्री हैं, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना। ये दो ही कंट्री क्यों है, बाकी और क्यों नहीं है, बांग्लादेश क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, बांग्लादेश के साथ हमने ना वॉर नहीं लड़ा है। हमने वॉर लड़ा है किसके साथ में? चाइना के साथ इन 1962, और पाकिस्तान के साथ 3 बार। और अभी ये इसको वॉर मान लो, या पाकिस्तान तो कंटिन्यूएशन में वॉर में है इंडिया के साथ, ये हम मान सकते हैं। तो दो कंट्री एनिमी कंट्री हैं। और आपने देखा भी होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो प्रकार से ओवरऑल जितने भी लोग हैं उनको क्लासिफाई करता है, एक सिटीजन, दूसरा एलियंस। और एलियंस में भी दो प्रकार के एलियंस हैं, एक है एनिमी एलियंस, दूसरे हैं फ्रेंडली एलियंस। ठीक है, तो एनिमी प्रॉपर्टी का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। क्या है? दैट इज एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया refers to the assets movable or immovable left behind by the individuals or entities who took citizenship of the countries designated as enemies of India, primarily China and Pakistan। मतलब कुछ ऐसे लोग जो एनिमी कंट्री की सिटीजनशिप उन्होंने ले ली, भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे उसको सीज कर दिया जाएगा, उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उस प्रॉपर्टी का होगा क्या, उस पे अब बात करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि सर वो तो चले गए, लेकिन उनके बच्चे तो यहाँ पे होंगे, उनका क्या होगा? क्या वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? उनके इनहेरिटेंस राइट्स का क्या होगा? वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि इमूवेबल या मूवेबल दोनों में से कोई सी भी प्रॉपर्टी उन लोगों की जिन्होंने एनिमी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली हो। दूसरा पॉइंट, दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, गोल्ड, ज्वेलरी, वही मूवेबल, इमूवेबल। द इंडियन गवर्नमेंट टुक ओवर दीज प्रॉपर्टीज अंडर एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। वेस्टिंग them with the custodian of enemy property of India, SEPI, a government department responsible for their management and administration। ठीक है, तो दो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट हो गया एक तो, और दूसरा हो गया सेपी। सेपी कोई एक संस्था नहीं है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो एनिमी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है इंडिया में। अभी 2023 तक के जो आंकड़े ऐसे कहते हैं कि इंडिया में टोटल 13,285 एनिमी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एनिमी प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय पाकिस्तानी नेशनल्स एंड 126 बाय चाइनीज नेशनल्स, वैल्यूड अराउंड 1 लाख करोड़ रुपी। इंडिपेंडेंस डे गवर्नमेंट सिट्स ऑन 1 लाख करोड़ बोनांजा फ्रॉम इंडियाज एनिमी। कुछ नहीं है, वो जो लोग छोड़ के चले गए भारत के नागरिक नहीं है और एनिमी कंट्री की नागरिकता उन्होंने ले ली है, उनकी प्रॉपर्टी को कहेंगे एनिमी प्रॉपर्टी। और इसका वैल्यूएशन भी अच्छा खासा है, 1 लाख करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है। तो उसको मैनेज कौन करता है? सेपी करता है। और ज्यादा इसके डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएस फाउंडेशन कोर्स मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रही है। आप SU लाइव कोड का इस्तेमाल करके और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप ये कोड का इस्तेमाल करोगे तो 26 मई से, मतलब कल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज, ये तो हुआ जीएस के लिए, ये हुआ फिलोसफी ऑप्शनल के। जिन लोगों के अभी फिलोसफी ऑप्शनल है, वो फिलोसफी ऑप्शनल 31 मई से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आप बैठ सकते हैं। एंड अगेन यू कैन यूज दिस कोड, दैट इज SU लाइव। फाइन, मूविंग अहेड विद दिस इज टेलीग्राम चैनल। आप ये जो फाइल जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, या और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, न्यूज़पेपर कटिंग्स होती है, न्यूज़पेपर आर्टिकल होते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आते हैं कि लीगल प्रोविजंस क्या है एनिमी प्रॉपर्टी को गवर्न करने के इंडिया में। तो पहली चीज, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो कि मैंने बताया, अलोंग विद द अमेंडमेंट
Enemy Property Amendment and Validation Act 2017 forms the primary legal framework. तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 का तो था, उसको अमेंड किया था 2017 में। ये एक लीगल फ्रेमवर्क हो गया। डेफिनेशन जैसा कि मैंने बता दिया कि जिन्होंने एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया किया है, पाकिस्तान और चाइना नहीं किया है। दिस इंक्लूड्स लीगल हेयर्स successors regardless of their current citizenship unless they are Indian citizens not descendants from an enemy। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है यहां पे कि ऐसा नहीं है कि वो लोग ही है केवल, उनके लीगल हेयर्स और सक्सेसर अनलेस दे आर इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन है तो बच जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बच पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाएगी। एनिमी प्रॉपर्टी का स्टेटस इंडिया में कुछ इस तरीके से है, कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी एनिमी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टी देखा जाएगा तो कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, फिर आता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, रोल ऑफ कस्टोडियन। अब आप जानते हैं कि कस्टोडियन कौन है। कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया, सेपी, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली आप बोल सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। अब बात आती है कि उस कस्टोडियन का क्या रोल है। तो कस्टोडियन का भैया इतना सा रोल है कि वो एक ट्रस्टी के रूप में काम करेगा, है ना। वो ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का, वो सिर्फ ट्रस्टी है, मतलब प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, दैट इज कस्टोडियन फॉर एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया, दैट इज सेपी डज नॉट अक्वायर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनली एक्ट्स एज ए ट्रस्टी फॉर मैनेजमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया। तो उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बट SEPI will not be considered as the owner of enemy property. Sale proceeds are deposited into consolidated fund of India। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उसकी जो भी SEPI उसको डिस्पोज करेगी प्रॉपर्टी को, तो जो भी प्रोसीड्स आएगी उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाएगा। Custodian issue the certificate to declare property as enemy property, serving as the evidence of वेस्टिंग, और सेपी ही डिसाइड करती है कि कौन सी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी है। समझ में आया। तो एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार हुआ, दैट इज एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968, और उसमें जो अमेंडमेंट है ये एक लीगल फ्रेमवर्क है। किसको एनिमी कहा गया, किसको एनिमी प्रॉपर्टी कहा गया, उनके लीगल सक्सेसर वगैरह सबके बारे में क्लियर हो गया, और सेपी जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करता है उसका भी आपको काम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑन इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफर। अब ऐसी प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस में क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि हम ये भी देखेंगे कि भाई उनके बच्चों का क्या होगा, इनहेरिटेंस का क्या होगा। तो उसके बारे में 2017 में अमेंडमेंट हुआ विच एक्सप्लिसिटली बार्स लीगल हेयर्स इवन इंडियन सिटीजन फ्रॉम इनहेरिटिंग एनिमी प्रॉपर्टी। और एक अभी अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनके लिए भी ये केस चल रहा है, जो कि अभी काफी न्यूज में उन्होंने कुछ ट्वीट किया था इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में, और उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया था। उनके लिए भी यही केस चल रहा है, क्योंकि उनके दादा जो परदादा जो थे वो मुस्लिम लीग के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे, उनके लिए भी यही केस चल रहा है। एनी ट्रांसफर ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी बाय एन एनिमी और देयर सक्सेसर इज डीम्ड void। Civil courts are prohibited from adjudicating dispute relating to enemy property, limiting legal recourse to the Supreme Court और High Court। ठीक है, तो सिविल कोर्ट जो है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। समझ में आ गया होगा आपको, इतना तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑन इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफर। डिस्पोजल गाइडलाइन क्या है, तो उसके लिए गाइडलाइंस बना दी थी 2024 में, विच मैंडेट्स दैट द प्रॉपर्टीज वैल्यूड बिलो 1 करोड़ इन रूरल एरिया एंड 5 करोड़ इन अर्बन एरिया, कस्टोडियन दैट इज सेपी must first offer them for purchase to current occupant before the other disposal method। मतलब इसका यह है कि 1 करोड़ या 1 करोड़ इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया में 5 करोड़ से कम की जो प्रॉपर्टी है और पहले से ही उस पे कोई ऑक्यूपेंट्स हैं, तो सेपी ट्राई करेगा कि वो प्रॉपर्टी उन्हीं को दे दे, और यदि वो इतना पैसा देने में समर्थ नहीं है तो सेपी फिर दूसरी मेथड अपनाएगा। एक्सेम्पशन फ्रॉम अटैचमेंट। Enemy properties vested with the custodian are exempt from attachment, seizure or sale under civil court decree or order by other authority ensuring government control। Simple है। Retroactive validation। 2017 amendment retroactively validates all what
एक्शन टेकन अंडर द एक्ट ओवरराइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग कोर्ट्स ऑर्डर और लॉ इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सक्सेशन। मतलब ये जो एक्ट है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और अमेंडमेंट, इसके प्रोविजंस सब जितने भी रूल्स हैं ऑर्डर्स हैं उनको ओवरराइड कर देंगे। मतलब जितने भी सक्सेशन एक्ट हैं और उनसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई उन सबको ओवरराइड करते हुए सेपी अब प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर लेगी। ठीक है, और डिस्पोजल रूल्स भी बना दिए गए हैं। ठीक है, हु कैन अटैच द प्रॉपर्टी, नाउ वी नो सेपी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर Enemy Property Act, primary authority to take possession. Central government, the government has the overarching authority, direct custodian, ठीक है, and no civil court involvement. समझ में आ गया होगा आपको, चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आते हैं कि ये तो भाई हो गया लीगल प्रोविजन एनिमी प्रॉपर्टी का। देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इसका बहुत ज्यादा कोई कनेक्शन नहीं बैठाएगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, उसके क्या क्या प्रोविजन है और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो जो कस्टोडियन है उस पर पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और दूसरा कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। मतलब बहुत ज्यादा आपने कोर्ट को ही बाईपास कर दिया। ये दो ही उसके क्रिटिसिज्म होंगे। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं, जैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजा मोहम्मद आमिर मोहम्मद खान 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा property of Amir Khan vested with the custodian after his death should be transferred to his son Raja Muhammad Khan, an Indian who had not migrated to Pakistan before the independence. ठीक है, मतलब कोई माइग्रेट कर गया था, कोई नहीं किया था, तो जो नहीं किया था वो तो इंडियन ही रहा, तो उसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। पहली चीज, The court held that Indian citizen not classified as enemy is eligible to inherit such property, highlighting limits of the act's application. तो ये क्लियर है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए हैं और उनके बच्चे इंडिया में ही हैं, वो इंडियन सिटीजन है, तो उनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। पहली चीज। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो अभी आई है, कस्टोडियन का क्या रोल होगा? सेपी डज नॉट अक्वायर ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। ये तो हमने पहले भी देख लिया कि वो ओनर नहीं है, वो उसको मैनेज करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है। Acts as a trustee for their management and administration. The court ruled that this property are not union property under article 285, making them liable to state or municipal taxes. तो ये यूनियन की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको सेपी एज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ मैनेज करता है एज ए ट्रस्टी। मतलब उस पे जो म्युनिसिपल टैक्स लगने हैं वो लगेंगे, लोकल टैक्सेस जो हैं वो लगने हैं लगेंगे। द डिसीजन एम्फसाइज दैट द कस्टोडियंस लिमिटेड रोल एंड रिजेक्टेड क्लेम्स ऑफ फुल गवर्नमेंट ओनरशिप। 285 जो सेंट्रल की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा बोला जाता है और ऐसा है, प्रोविजन है कि उस पे स्टेट गवर्नमेंट या म्युनिसिपल कोई टैक्स नहीं लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर के। ठीक है, चैलेंजेस, लीगल चैलेंजेस फॉर द रेट्रोएक्टिवली वॉइडिंग ट्रांसफर एंड बैरिंग इनहेरिटेंस बाय इंडियन सिटीजन। ये सबसे बड़ी इसकी खामी है या कमी आप बोल सकते हो। दूसरा, कोर्ट हैव नोटेड दैट पोटेंशियल वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ड्यू टू आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल हेयर्स एज एनिमी। उनकी क्या गलती जो यहीं रुक गए, कोर्ट का ऐसा कहना है। और सुप्रीम कोर्ट हैज मेंटेन्ड अ स्टेटस को इन सम केसेस, जैसे कि अली खान महमूदाबाद, प्रिवेंटिंग द सेल और ऑक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पेंडिंग फाइनल एडजुडिकेशन। समझ में आया? ये वही है प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी के जिनके खिलाफ अभी केस चल रहा है। तो इनका सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि इनके जो फोर फादर्स जो हुए हैं वो मुस्लिम लीग से कनेक्टेड थे, इस वजह से तो वो एनिमी वाला केस यहाँ पे लग जाता है। इन द नेम ऑफ फादर, यही वो सीन है पूरा का पूरा। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या बोला? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट लिफ्टेड 2015 स्टेट allowing the central government to take ownership of the property of worth 15,000 crore belonging to Patodi dynasty, which is classified as enemy property under the act. ठीक है, and the decision reinforced the government's authority to acquire such property. तो पटौदी खानदान की जो प्रॉपर्टी है जिसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया था, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया कि गवर्नमेंट उसको अक्वायर कर सकती है। तो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के हमने जजमेंट देखे। अभी प्रोफेसर जो अली खान महमूदाबाद है उनके बारे में भी जो जजमेंट आएगा तो उससे और पोजीशन जो होगी एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर के और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो क्लियर केस है कि क्या इंडियन सिटीजन को भी हम इनहेरिट करने से डिबार कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो फोर फादर्स थे वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे। इनफैक्ट ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स
ऑफ मुस्लिम लीग। तो क्या ऐसा है कि जो वो लोग वहां चले गए थे और उनके जो इनहेरिटर्स हैं यहां है वो इनहेरिट नहीं कर सकते? पूरी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करके उसको सीज कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब भी ये जजमेंट आएगा ये पोजीशन और क्लियर हो जाएगी। लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क आप ये लिख सकते हो, दैट इज एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया इज अ लेगेसी ऑफ पोस्ट वॉर नेशनल सिक्योरिटी मेजर। एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी मेजर तो इसको कहा जा सकता है। Governed by the Enemy Property Act 2017 amendment, the act vests property with the SEPI, prohibit inheritance, restrict judicial recourse, raising constitutional concern under Article 14 and Article 300। क्योंकि ये इंडियन सिटीजन को भी कितनी बार डिबार कर देता है, क्योंकि वो सक्सेसर हैं उन एनिमीज के जो जिन्होंने पाकिस्तान या चाइना की सिटीजनशिप ले ली है। तो आज हमने एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में देखा कि भाई एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, लीगल प्रोविजंस क्या है, सेपी का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, कोर्ट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट हमने देखे। तो आपको पूरी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अभी तक क्लियर हो चुकी होगी। अब रही बात की और ज्यादा क्लैरिटी कब आएगी, जब ये प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का जो केस है ये जब क्लियर होगा तो और ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि होना क्या है एनिमी प्रॉपर्टी को लेकर के। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।